हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुनील रंजन है और मैं इंग्लिश टीचर हूँ। अभी के इस सेशन में मैं आपके लिए थॉट्स इन अ गार्डन जो कविता है उसका हिंदी रूपांतर लेकर आया हूँ इंग्लिश के टेक्स्ट के साथ। तो इस कविता के कवि हैं एंड्रू मार्वेल। एंड्रू मार्वेल की कविता द गार्डन एक बगीचे की शांति और सुंदरता को दर्शाती है। कविता में व्यक्ति किसी दिन एक बगीचे में टहल रहा है। टहलते हुए उसे पेड़ों, जड़ी बूटियों और फूलों से स्वर्गिक सुंदरता के निकलने का एहसास होने लगता है। इस दुनिया में जहाँ सभी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, प्रकृति की सुंदरता हमेशा बनी रहती है। बगीचों की शाश्वत सुंदरता को देख कवि बाइबल के स्वर्ग की सुंदरता के विषय में सोचने लगते हैं। ऐसा लगने लगता है मानो कवि कहना चाह रहे हों कि स्वर्ग तो इसी दुनिया में है, किसी कल्पना में नहीं। तो कविता प्रारंभ होती है, How vainly men themselves amaze to win the palm, the oak or bays, and their incessant labors see, crowned from some single herb or tree, whose short and narrow words shade, does prudently their toils upbraid, while all the flowers and trees do close to weave the garlands of repose। तो पहले मैंने 8 पंक्तियाँ ली हैं और इसका हिंदी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो कविता को प्रारंभ करते हैं कवि और कहते हैं कि लोगों का प्रयास कितना व्यर्थ होता है जब वे किसी ताड़ के पेड़, किसी ओक के पेड़ या अपनी सैन्य, असैन्य या काव्यात्मक उपलब्धि या किसी पदक को जीतने के लिए पागल बने रहते हैं। वे कितनी मेहनत करते रहते हैं किसी पेड़ या जड़ी बूटी के पत्तों के किसी पदक को पाने के लिए। इन पेड़ों के छोटे और हमेशा सिकुड़ती रहने वाली छाया ऐसे लोगों को उनकी कड़ी मेहनत के लिए डांटती है, जबकि सभी फूल और पेड़ एक होकर अपनी छायाओं से मालाएं बुनती हैं। ये मालाएं शांति और विश्राम की होती हैं। इस कारण ये उन मालाओं से अधिक सुंदर होती है जिन मालाओं या पदकों के लिए लोग बेचैन हो पागल बने रहते हैं। अब आगे की पंक्तियां हैं पंक्ति नंबर 9 से लेके 16 तक। तो मैं पढ़ता हूँ इंग्लिश का टेक्स्ट, उसके बाद मैं आपको उसका हिंदी रूपांतर बताता जाऊँगा। तो फेयर क्वाइट have I found thee here, and innocence thy sister dear. Mistaken long I sought you then in busy companies of men. Your sacred plants, if here below, only among the plants will grow. Society is all but rude to this delicious solitude. तो इसका अर्थ है, सच्ची शांति मैंने तुम्हें यहाँ इस बगीचे में पाया है और तुम्हारी प्यारी बहन निर्मलता को मैंने यहाँ पाया है। निर्मलता यानी इनोसेंस। लंबे समय तक मैंने तुम दोनों को व्यस्त लोगों के बीच खोजने की कोशिश की, लेकिन यदि तुम्हारे पवित्र पौधे इस धरती पर उगते हैं तो वे सिर्फ किसी बगीचे के पौधों के बीच ही उगते हैं, ना कि उन स्थानों पर जहाँ इंसानों की भीड़ लगी रहती है। इंसानों की भीड़ बेहद क्रूर होती है इस बगीचे में आनंद देने वाले एकाकीपन की तुलना में। तो अब मैं आपके लिए 17th to 24th लाइन को पढ़ूंगा, उसके बाद उसका हिंदी रूपांतर आपको बताता चलूँगा। No white nor red was ever seen, so amorous as this lovely green. Fond lovers cruel as their flame, cut in these trees their mistress' name. Little, alas, they know or heed how far these beauties hers exceed. Fair trees, wheresoever your barks I found. Fair trees, wherever your barks I wound, no name shall but your own be found. तो इसका अर्थ है, ना ही किसी के रूप रंग के गोरेपन और ना ही किसी महिला के होठों की लाली मुझे इतनी प्यारी लगी है जितनी मुझे किसी बगीचे के पेड़ों और पत्तों की हरियाली लगी है।
अपने प्रेम को दर्शाने वाले प्रेमी इतने क्रूर होते हैं कि अपने प्रेम की ज्वाला में जल अपनी क्रूरता को पेड़ों की टहनियों पर किसी चाकू से अपनी प्रेमिकाओं का नाम लिखकर दर्शाते हैं। बड़े अफसोस की बात है कि ऐसे प्रेमी नहीं जानते या नहीं ध्यान देते हैं इस सच्चाई पर कि किसी बगीचे की सुंदरता उनकी प्रेमिकाओं से बहुत अधिक आकर्षक होती है। सच्चे पेड़ों, जब कभी भी किसी चाकू का प्रयोग तुम्हारी टहनियों पर कुछ लिखने के लिए करूं, तो मैं किसी महिला का नाम नहीं बल्कि वहां सिर्फ तुम्हारे ही नामों को लिखूं। अब आगे की पंक्तियां हैं लाइन 25 से लाइन 32 तक। तो ये है, When we have run our passion's heat, love hither makes his best retreat. The gods that mortal beauty chase, still in a tree did end their race. Apollo hunted Daphne so, only that she might laurel grow, and panted after searing speed, not as a nymph but for a reed. तो इसका अर्थ है, जब हमारा प्रेम पूर्ण हो जाए और हमारी मदहोशी थक जाए और हम आराम और ताजगी के लिए किसी बगीचे में लौट जाएं, या जब प्रेम के देवता भी प्रेमियों के पीछे नहीं जाते हैं और वे किसी बगीचे में आराम के लिए चले जाते हैं। जो देवता धरती की सुंदर महिलाओं के पीछे जाते हैं, वे भी अंत में उन महिलाओं के बजाय पेड़ों को पकड़ बैठते हैं। जैसे अपोलो अप्सरा डैफ्ने के पीछे इसलिए नहीं दौड़े कि वो उस लॉरेल पेड़ को पकड़ लें जिसमें डैफ्ने को परिवर्तित हो जाना था, उसी तरह देवता पैन ने अप्सरा सिरिंग्स का पीछा अपनी वासना की तृप्ति के लिए नहीं किया था, क्योंकि वे एक सरकंडे को पकड़ना चाहते थे जिसमें अप्सरा परिवर्तित हो जाने वाली थी। अब आगे की लाइन है लाइन 33 to line 40. What wondrous life in this I lead! Ripe apples drop about my head. The luscious clusters of the vine upon my mouth do crush their wine. The nectarine and curious peach into my hands themselves do reach. Stumbling on melons as I pass, ensnared with flowers I fall on grass. तो इसका अर्थ है, कितना अच्छा समय मैं बिता रहा हूँ इस बगीचे में। पके हुए सेब पेड़ों से इतना नीचे तक लटक रहे हैं कि वे मेरे सिर को छू रहे हैं। मेरे टहलते समय लताओं पर उगते मीठे अंगूरों के गुच्छे मेरे होठों के इतना करीब आते हैं कि उनके रस मेरे मुंह में चले जाते हैं। सतालू और सुंदर बने आड़ू मेरे बिना कोई प्रयास किए मेरे हाथों में स्वयं आ जाते हैं। धरती पर इतनी अधिक संख्या में खरबूज उगते हैं कि जब मैं गुजरता हूँ तो मेरे पैर उनसे टकरा जाते हैं और फूलों में फंसकर मैं घास पर गिर पड़ता हूँ। अब आगे की लाइन है लाइन 41 to 48. Meanwhile the mind from pleasureless withdraws into its happiness, the mind that ocean where each kind does straight its own resemblance find, yet it creates transcending these far other worlds and other seas, annihilating all that's made to a green thought in a green shade. तो इसका अर्थ है, इसी बीच मेरा मन मेरे शरीर से निकल जाता है, क्योंकि उसकी दिलचस्पी फलों से मिलने वाली कम खुशी में नहीं है। मेरा मन कोई दूसरी खुशी चाहता है जो मन से ही निकलती है। मन एक सागर की तरह है जहाँ धरती पर पाए जाने वाले सभी जीव जंतु जैसे प्राणी हैं। मन दूसरी धरती और सागर का भी निर्माण कर सकता है जो वास्तविक धरती और सागर से भी अधिक सुंदर होते हैं। सभी निर्मित वस्तुओं को मिटाकर मन ताजगी से भरे विचारों को पेड़ों की हरी छाया में जन्म दे सकता है। अब आगे की लाइन है लाइन 49 to 56. तो here at the fountain sliding foot or at some fruit tree's mossy root, casting the body's vest aside, my soul into the boughs does glide. There like a bird it sits and sings, then wets and combs its silver wings, and till prepared for longer flight, waves in its plumes the various light. तो इन पंक्तियों का अर्थ है,
यहाँ बगीचे में फव्वारे के नीचे जहाँ मेरे पैर जमीन के गीले होने की वजह से फिसल जाते हैं, या किसी फल के पेड़ के नज़दीक जिसके निचले हिस्से पर काई जमी हुई है, मेरी आत्मा शरीर के बाहरी आवरण को हटा देती है और बिना आवाज़ किए पेड़ों की डालियों में चली जाती है। वहाँ डालियों पर बैठकर मेरी आत्मा किसी पक्षी की तरह बैठकर गाती है। फिर मेरी आत्मा अपने चमकते पंखों को एक पक्षी की तरह अपने पंखों में समेटी रोशनी लिए ऊंची उड़ान के लिए फड़फड़ाकर उत्तेजित और तैयार करती है। अब आगे की लाइन है, लाइन 57 to 64। Such was that happy garden state while man there walked without a maid, after a place so pure and sweet, what other help could yet be meet? But 'twas beyond a mortal's share to wander solitary there, two paradises twere in one, to live in paradise alone। तो इनका अर्थ है, मैं अपने को उसी आनंददायक स्थिति में पाता हूँ जिस स्थिति में गार्डन ऑफ ईडन में कभी बिना किसी साथी के एडम टहला था। जब उसने अपने को इतने पवित्र और सुंदर स्थान पर पाया तो वह उसकी तुलना किसी और स्थान से नहीं कर सका होगा, या उसे वहाँ किसी साथी की ज़रूरत नहीं महसूस हुई होगी और कोई साथी उसे नहीं जंचा होगा। लेकिन किसी मरणशील के लिए वहाँ अकेले घूमना उसकी सीमा से ऊपर की बात थी। यदि वह वहाँ रहता तो उसे वहाँ दो स्वर्गों का अनुभव होता। पहला स्वर्ग गार्डन ऑफ ईडन और दूसरा स्वर्ग अकेले रहने का अनूठा अनुभव। अब लाइन 65 to 72। और how well the skillful gardener drew of flowers and herbs this dial knew, where from above the milder sun does through a fragrant zodiac run, and as it works the industrious bee computes its time as well as we. How could such sweet and wholesome hours be reckoned but with herbs and flowers? तो इस अंतिम पैसेज में जो बात कही गई है वह यह है कि कितना कुशल वह माली होगा जिसने फूलों और पौधों को यहाँ इस तरह उगाया होगा कि वे सभी मिलकर किसी नई धूप घड़ी की तरह कार्य करते होंगे। सूरज की किरणें हरे पत्तों से होकर धीमी गर्मी से इस धूप घड़ी पर पड़ती है। इसकी तुलना राशि चक्र के चिन्हों से की जा सकती है, और मेहनती भौंरा अपना कार्य करते हुए समय को उतने ही सही तरीके से व्यतीत करता होगा जैसे इस धूप घड़ी को देखकर हम इंसान करते हैं। ऐसे मधुर और पूर्ण समय को कैसे समझा जा सकता है जड़ी बूटियों और फूल पौधों से निर्मित धूप घड़ी के बिना। तो दोस्तों, यहाँ पर यह कविता समाप्त होती है और मुझे उम्मीद है कि आपको कविता को समझने में आसानी हुई होगी। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है दोस्तों तो थैंक यू वेरी मच। यदि आपने नहीं किया है और यदि आप सब्सक्राइब करेंगे तो मैं वादा करता हूँ कि आपके लिए समय समय पर अच्छे वीडियोस बनाकर लाता रहूँगा। थैंक यू।